हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यूएई ने पाकिस्तान को भारत को लेकर दिया बड़ा झटका। जॉइंट स्टेटमेंट में कश्मीर का जिक्र तक नहीं, बड़ी खबर दोस्तों। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर देश किसी के दबाव में नहीं आएगा। जी हाँ, भारत की जवाबी प्रतिक्रिया पर बोले जयशंकर जी, कहा भारत सबसे बड़ा देश होता अगर ऐसा ना हुआ होता तो। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या है पूरी बात। और इसी बीच बताएंगे जहां पर अब पूरे विश्व में बजेगा भारत का डंका। कैसे दोस्तों, सबसे पहले आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी आपको बताएंगे, तो आराम से बनेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर यूएई ने पाकिस्तान को भारत को लेकर दिया बड़ा झटका। जॉइंट स्टेटमेंट में कश्मीर का जिक्र तक नहीं बताते। संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया है, और भले ही दिवालिया होने के कगार पर खड़े पाकिस्तान को यूएई ने पैसे को लेकर मदद की हो, लेकिन कश्मीर पर शहबाज शरीफ सरकार को बहुत बड़ा झटका मिला है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश की खराब आर्थिक हालात के बीच संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया है, और इस दौरान दोनों देशों के बीच जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें कश्मीर मुद्दे का जिक्र तक नहीं है। बहुत बड़ी खबर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ में संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान क्षेत्रीय राजनीतिक और सुरक्षा मामले पर विचारों का आदान प्रदान किया है। लेकिन इस मुलाकात के दौरान सबसे दिलचस्प बात यह रही कि संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में कश्मीर का कोई जिक्र नहीं किया गया है, जो खाड़ी देशों में भारत के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता हो। इस जॉइंट स्टेटमेंट में दोनों पक्षों ने राजनीति, रक्षा, आर्थिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने, संयुक्त उद्यम विकसित करने और मानव संसाधन क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने की पहल पर चर्चा करने की बात कही है। लेकिन हर बार की तरह कश्मीर मुद्दे का कोई जिक्र इस बार नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, हर बार पाकिस्तान किसी भी विदेशी यात्रा पर दोस्तों किसी भी बैठक में वो कश्मीर का जिक्र करता ही करता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों कि कश्मीर मुद्दे को छुआ तक नहीं गया है पाकिस्तानी सरकार के द्वारा। दोस्तों इससे ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान की जो हालत है दोस्तों वो वाकई में पस्त हो चुकी है, गंभीर हो चुकी है, और अब एक जगह ही फोकस है शहबाज शरीफ का, और वो है पाकिस्तान को गरीबी से उबारने का। जी हाँ, तो वहीं शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को मिलने वाली मानवीय सहायता के लिए संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति अल नहयान को धन्यवाद भी दिया। ऐसे में दोस्तों यूं कह लें कि भुखमरी के आगे मजबूर हो गया पाकिस्तान, यूएई के सामने नहीं लिया कश्मीर का एक बार भी नाम। अब इस पर आपकी क्या निजी प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, राय सुझाव जरूर दीजिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि इसी प्रकार से पाकिस्तान को कश्मीरी मुद्दा भूल जाना चाहिए क्योंकि भारत का कश्मीर है और भारत इसको और इसके लिए हमेशा तैयार है, तो कश्मीर भूल जाओ पाकिस्तान, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पर। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा 1947 में विभाजन ना हुआ होता तो आज भारत सबसे बड़ा देश होता। तमिलनाडु में जयशंकर जी ने यह बड़ा बयान दिया है दोस्तों, और क्लियर कह दिया है कि भारत देश किसी के दबाव में नहीं आएगा। बता दें विदेश मंत्री जयशंकर जी ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान और चीन पर जमकर निशाना साधते हुए कि पाकिस्तान से पनपने वाले आतंकवाद और चीन के साथ सीमा पर आक्रामक झड़प पर भारत की जवाबी कार्रवाई ने दिखा दिया है कि हम अब किसी का दबाव में नहीं आएंगे। भारत अपनी संप्रभुता सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ करेगा। न्यूज एजेंसी के मुताबिक उन्होंने 2019 की घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में एयरफोर्स द्वारा किए गए बालाकोट हवाई हमलों ने बहुत जरूरी संदेश दिया था। तो वहीं चीन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तरी सीमाओं पर चीन आज बड़ी सेना को लाकर और हमारी सीमाओं का उल्लंघन करके यथास्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है। कोविड-19 के बावजूद हमारी जवाबी कार्रवाई मजबूत और दृढ़ थी। हजारों की संख्या में तैनात हमारे सैनिकों ने कठिनाई भरे इलाकों में हमारी सीमाओं की रक्षा की और आज भी वो इसमें जुटे हैं। विदेश मंत्री जी ने कहा भारत एक ऐसा देश है जो किसी का दबाव में नहीं आएगा और ये अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ करेगा। केंद्र सरकार संबंधों का एक पूर्ण स्पेक्ट्रम बनाने के लिए काम कर रही है और करीबी सुरक्षा समन्वय से मजबूत आर्थिक संबंध मजबूत हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा है कि 1947 में विभाजन नहीं हुआ होता तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश होता, न कि चीन। विभाजन ने देश के कद को कम कर दिया और कई क्षेत्रों को अलग
अलग कर दिया। जी हाँ दोस्तों, क्या आप भी जयशंकर जी के बात से सहमत है? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर नितिन गडकरी जी को धमकी मिलने के बाद उनके आवास और ऑफिस पर बढ़ा दी गई सुरक्षा। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को दाऊद इब्राहिम गिरोह का सदस्य बताकर एक शख्स की धमकी कॉल के बाद उनके आवास और कार्यालय में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस अधिकारी ने शनिवार रात को बताया है कि फोन कॉल करने वाले व्यक्ति की पहचान कर ली गई है और अपराध शाखा को उसके कर्नाटक में होने की जानकारी मिली है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि खामला में गडकरी के जनसंपर्क कार्यालय में सुबह 11:25 से दोपहर 12:30 बजे के बीच 3 धमकी भरे फोन कॉल आए, जिसके बाद नागपुर से सांसद और भारतीय जनता पार्टी के नेता गडकरी की नागपुर स्थित आवास और कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई। जी हाँ, उन्होंने बताया कि कॉल करने वाले ने फोन ऑपरेटर से कहा है कि वो दाऊद इब्राहिम गिरोह का सदस्य है और उसने गडकरी से 100 करोड़ रुपए की मांग की है। उसने मांग नहीं माने जाने पर बम के जरिए मंत्री को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है। उन्होंने बताया कि कॉल करने वाले ने पैसे पहुंचाने के लिए अपना फोन नंबर और कर्नाटक का पता दिया था। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल किसने फोन किया है वो एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया, लेकिन दोस्तों लोकेशन पता चल गई है। जैसे ही पकड़ में आती है दोस्तों सबसे पहले आपको बताएंगे। बहरहाल ऐसे को अब क्या सजा मिलनी चाहिए दोस्तों, आप लोग क्या सजेस्ट करना चाहेंगे भारत सरकार को? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां भारतीय रुपए का पूरी दुनिया में बजेगा डंका, दर्जन भर देशों के साथ होगा कारोबार, रूस के लिए सोने पे सुहागा। जी हां, दिसंबर 2022 में भारतीय रुपए में कारोबार करने वाला रशिया दुनिया का पहला देश बन गया है। भारतीय बैंकों में स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट्स पहले से ही खोले जा रहे हैं और भारत सरकार ने मॉस्को के बैंक्स और मॉस्को के वित्तीय संस्थानों को भी भारतीय बैंकों में रुपए में कारोबार करने के लिए खाता खोलने की अनुमति दे चुकी है। लिहाजा भारत और रशिया आखिरकार उस मैकेनिज्म पर पहुंच चुके हैं जहां से दोनों ही देश स्थानीय करेंसी में कारोबार कर सकते हैं। लेकिन रूस ने, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से प्रतिबंध झेल रहा है, उसे भारतीय रुपए में कारोबार करने काफी मुनाफे का सौदा साबित हो रहा है। दोस्तों, रशिया के लिए भारतीय रुपए में व्यापार करना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया भर में डॉलर और यूरो में जो रशिया की संपत्ति थी वो जब्त कर ली गई है और ऐसे देश जो यूक्रेन के साथ हैं और जिन्हें रशिया अमित्र देश मानता है, उन देशों में रूस की प्रॉपर्टी और मुद्रा को जब्त किया जा सकता है। और हालिया दिनों में रूस में हुई ब्रीफिंग में इस बात की जानकारी भी दी गई है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद अमेरिका समेत यूरोपीय संघ और यूरोपीय देश ने रूस के खिलाफ भारी प्रतिबंध लगाए हैं, जिसकी वजह से रशिया की अरबों डॉलर और अरबों यूरो की संपत्ति उन देशों में फ्री हो गई है। इतना ही नहीं, यूरोपीय आयोग ने रूसी संपत्ति को बेचकर उनका इस्तेमाल यूक्रेन के पुनर्निर्माण में करने की योजना पर काम करना भी शुरू कर दिया है। लिहाजा आने वाले दिनों में अमेरिका और यूरोपीय देशों में जो रूसी संपत्तियां हैं उनसे मॉस्को को हाथ धोना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और खबर की, जहां पाकिस्तान के सियासी संकट से डरे नवाज शरीफ फिलहाल नहीं करेंगे देश में वापसी, पार्टी का नेतृत्व रखेंगे जारी। बता दें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सुप्रीमो और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पाकिस्तान लौटने से इनकार कर दिया है। इसका कारण उन्होंने अनुपयुक्त राजनीतिक स्थिति को बताया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सीएम परवेज इलाही ने आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा को भंग करने के पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी के संकल्प के साथ राज्यपाल बलीगुर रहमान को प्रांतीय विधानसभा को भंग करने के लिए संदेश भेजा है। इससे यहाँ पर राजनीतिक संकट छा गया है। एक दिन पहले पीएमएलएन की केंद्रीय कार्यकारी समिति ने शरीफ को इसमें शामिल होने के लिए कहा, क्योंकि इस साल आम चुनाव होने हैं। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा स्थिति के बीच उनके लिए वापस लौटना असंभव है। मरियम नवाज के इस महीने पाकिस्तान लौटने की उम्मीद है। पीएमएलएन के सर्वोच्च नेता ने कहा कि मरियम द्वारा उन्हें राजनीतिक स्थिति पर एक रिपोर्ट भेजने के बाद वो अपनी वापसी के बारे में निर्णय लेंगे। 3 बार के पूर्व प्रधानमंत्री मंत्री ने पार्टी नेताओं को चुनाव की तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, इससे पहले कल ही बड़ी खबर आ रही थी, जहां पर यह खबर आ रहा था कि भगौड़े नवाज शरीफ के फरारी के दिन हुए पूरे बेटी मरियम नवाज के साथ लंदन से जल्द वापस लौट सकते हैं। लेकिन दोस्तों, रात में ही नवाज शरीफ द्वारा क्लियर कर दिया गया कि वो अभी पाकिस्तान वापस नहीं लौटेंगे। जी हाँ, बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां पर आ गया अग्निवीरों का पहला बैच। हैदराबाद में शुरू होगी ट्रेनिंग, महिलाएं नदारद। जी हाँ, अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों के पहले बैच की भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। इंडियन आर्मी ने इसकी जानकारी दी है। भर्ती हुए जवानों ने 25 से 31 दिसंबर के बीच सेना के अलग अलग रेजिमेंटल सेंटरों में रिपोर्ट किया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अग्निवीरों के पहले बैच में महिलाएं शामिल नहीं है। अग्निपथ स्कीम के तहत
देश भर में युवाओं की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में 18 से 23 वर्ष आयु के 19,000 युवाओं को सेना में भर्ती किया गया है। अग्निवीरों के पहले बैच की ट्रेनिंग की शुरुआत हो चुकी है। इसमें से 458 अग्निवीरों के पहले बैच की ट्रेनिंग हैदराबाद के सिकंदराबाद स्थित एक EME सेंटर में हो रहा है। 8 महीने की सख्त ट्रेनिंग के बाद ही इन अग्निवीरों की सेना में तैनाती की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे जी का बड़ा बयान। कहा हमारी सेना किसी भी चुनौती का सामना करने को है तैयार। वायुसेना नौसेना प्रमुख ने कह दी ये बात। दरअसल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी ने कहा है कि सशस्त्र बलों की तीनों सेनाएं किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल अत्यधिक पेशेवर हैं और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में गिने जाते हैं, जो पूर्व सैनिकों के अदम्य साहस और उनके बलिदान का परिणाम है। सेना प्रमुख ने शनिवार को नई दिल्ली में 7वें सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस समारोह के अवसर पर पूर्व सैनिकों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व सैनिकों के योगदान से प्रेरित होकर सशस्त्र बलों की तीनों सेवाएं किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। ये गर्व की बात है कि सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिक राष्ट्र की प्रगति के लिए विभिन्न क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। जी हाँ, साथ ही साथ बात करते हैं एक और खबर की, जहां चीन में फिर सड़क पर उतरे लोग पेंशन और मेडिकल इंश्योरेंस में कटौती पर भड़के। शी जिनपिंग की बढ़ा दी टेंशन। जी हाँ, चीन में एक बार फिर से लोग सड़कों पर उतरकर भारी प्रदर्शन करते दिखाई दिए। गवांगजू शहर में रिटायर्ड लोगों ने सामाजिक सुरक्षा ब्यूरो के सामने विरोध प्रदर्शन किया। ये लोग अपने पेंशन और मेडिकल इंश्योरेंस पेमेंट कम किए जाने से नाराज हैं। एक स्वतंत्र पत्रकार जेनिफर जेंग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके इस प्रदर्शन की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि ग्वांगझू में सामाजिक सुरक्षा ब्यूरो के सामने रिटायर्ड लोगों ने प्रदर्शन किया। ये लोग उनकी पेंशन और चिकित्सा बीमा भुगतान कम किए जाने का विरोध कर रहे हैं। जेनिफर जेंग ने लिखा कि चीन में स्थानीय सरकार अब वित्तीय समस्याओं का सामना कर रही है। जेंग के ट्विटर बायो के अनुसार वो चीन और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में जानकारियां मुहैया कराते हैं। ऐसे में दोस्तों एक चीज तो क्लियर है, पहले चीनी सरकार जिनपिंग के खिलाफ दोस्तों एक व्यक्ति विरोध में नहीं उतरता था दोस्तों, लेकिन अब लगातार देखने को मिल रहा है हर बार से कि जिनपिंग के खिलाफ भारी मात्रा में सड़कों पर लोग उतर रहे हैं दोस्तों, और अब जिनपिंग का विरोध भी हो रहा है। ऐसे में जिनपिंग की सरकार गिरने का एक इंडिकेशन तो मिल ही चुका है। आने वाले कुछ ही समय में जिनपिंग का भी अंत होता दिखाई दे रहा है। मानते कि नहीं इस बात को दोस्तों, बताइएगा जरूर, क्योंकि दौर हर किसी का जाता है, ये बात भी तय है। एक और खबर की बात करते हैं, जहां यूक्रेन को मिला ब्रिटेन का साथ। पीएम ऋषि सुनक का टैंक और तोपखाना देने का वादा। बता दें इंटरनेशनल खबरों में एक और बड़ी खबर, रशिया द्वारा यूक्रेन की राजधानी और अन्य शहरों को निशाना बनाकर नए सिरे से किए गए मिसाइल हमलों के बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूक्रेन को टैंक और तोपखाना प्रणाली प्रदान करने का शनिवार को वादा किया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का कार्यालय डाउनिंग स्ट्रीट ने एक बयान में कहा कि सुनक ने शनिवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से बात करने के बाद ये प्रतिबद्धता जाहिर की। इसमें यह नहीं बताया गया कि कब और कितने टैंकों की आपूर्ति की जाएगी। ब्रिटिश मीडिया ने बताया कि 4 ब्रिटिश आर्मी चैलेंजर 2 टैंक तुरंत पूर्वी यूक्रेन भेजे जाएंगे, जबकि 8 इसके बाद भेजे जाएंगे। कीव में शनिवार सुबह सिलसिलेवार विस्फोटों के कई घंटे बाद ये घोषणा की गई। यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि एक मिसाइल हमले में एक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा था। ऐसे में दोस्तों ब्रिटेन के यूक्रेन को टैंक भेजने के फैसले पर रशिया ने बड़ा बयान दिया। कहा इससे सिर्फ संघर्ष ही बढ़ेगा और कुछ नहीं। जी हाँ, इस मुद्दे पर रूसी दूतावास का बड़ा बयान आया है। रूसी दूतावास ने कहा है कि यूक्रेन को ब्रिटिश टैंक भेजने जाने से संघर्ष तेज हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 14 जनवरी को प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद ब्रिटेन सरकार ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में यूक्रेन को चैलेंजर 2 टैंक प्रदान करने की अपनी योजना की सैद्धांतिक रूप से पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन कीव को सशस्त्र करने और संघर्ष को बढ़ाने के मामले में शीर्ष नाटो सदस्य राज्य के रूप में अपनी स्थिति की पुष्टि करने का इरादा रखता है। युद्ध में टैंकों को भेजना दुश्मनी खत्म करने से बहुत दूर है, ये केवल युद्ध को बढ़ाने का काम करेगा। क्या कहते हैं दोस्तों आप लोग, इस पर आपकी क्या निजी राय होगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर भारत के साथ विवादित मुद्दों के हल के लिए तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का स्वागत। जी हां, पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान से ये बड़ा बयान जारी किया है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने शुक्रवार को कहा कि उसने क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देने में भूमिका निभाने वाले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हमेशा से स्वागत किया है, जिसमें कश्मीर सहित प्रमुख मुद्दों के समाधान के लिए भारत के साथ बातचीत को सुगम बनाना शामिल है। विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने यहाँ
साप्ताहिक प्रेस वार्ता के दौरान उस वक्त ये टिप्पणियां किया जब उनसे दोनों पड़ोसियों के बीच तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के बारे में पूछा गया। भारत कश्मीर मुद्दे पर किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को पहले ही खारिज कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने हमेशा से कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग है और हमेशा रहेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि किसी अन्य देश के पास इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय की प्रवक्ता बलूच ने कहा कि पाकिस्तान भारत के संबंधों और अमेरिका सहित तीसरे पक्षों के हस्तक्षेप के संबंध में पाकिस्तान ने हमेशा ही कहा है कि हम कश्मीर विवाद सहित मुख्य मुद्दों के लिए समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का स्वागत करेंगे। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरे देश को आना चाहिए और मध्यस्थता करवाना चाहिए, जबकि भारत ने कहा है कि हमें कोई मध्यस्थता नहीं करवाना, हम क्लियर है कि कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी भारत के इन बातों का दिल से समर्थन करते हैं तो कमेंट में कश्मीर भारत का था, है और रहेगा जरूर कहिएगा दोस्तों, ताकि पाकिस्तान तक ये मैसेज चला जाए। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर रेल लाइन, हवाई अड्डा, सड़क मार्ग, भारत से रिश्तों की कीमत पर चीन से कर्ज पर कर्ज ले रहा नेपाल। बता दें नेपाल दो शक्तिशाली पड़ोसियों के बीच स्थित है। ऐसे में इस पहाड़ी देश को अपने अस्तित्व के लिए दोनों के साथ संतुलित संबंध बनाने की आवश्यकता है। 26 दिसंबर 2022 को नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के बाद पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड ने कहा था कि वो भारत के साथ संबंधों को मजबूत बनाने के लिए पुराने विवादों को भूल सकते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि दोनों देशों के बीच सभी गलत फहमियों को बातचीत के जरिए दूर किया जाएगा और इसके लिए वो किसी अन्य देश से पहले भारत का दौरा कर सकते हैं। हालांकि उनके कार्यकाल के पहले 7 दिनों से संकेत मिलता है कि नेपाल भारत के साथ संबंधों की कीमत पर चीन का करीबी बनता जा रहा है। काठमांडू, केरुंग रेलवे, हवाई अड्डे और भी बहुत कुछ चीन की सहायता से नेपाल में बनाए जा रहे हैं। इसका असर भारत नेपाल संबंधों पर पड़ना तो तय है। जी हाँ, बात करें दोस्तों एक और खबर की, जहां पर 3300 किलोमीटर रेलवे लाइन, 6000 किलोमीटर लंबा हाईवे, भारत से रशिया तक ईरान बना रहा लाइफ लाइन, बदलेगी तस्वीर। जी हाँ, चीन के संग विवाद हो या यूक्रेन युद्ध, भारत और रशिया की दोस्ती की मिसाल दुनिया देती रहती है। अब ये दोस्ती और भी ज्यादा मजबूत होने जा रही है। ईरान भारत और रशिया के बीच लाइफ लाइन बना रहा है। इसके तहत 3300 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन और 6000 किलोमीटर लंबे हाईवे पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। रशिया से ईरान के रास्ते भारत तक व्यापार मार्ग तैयार हो जाने के बाद ये तीनों ही देश अमेरिकी प्रतिबंधों से बचते हुए आपस में आसानी से व्यापार कर सकेंगे। इस रास्ते के बन जाने से भारत यूरोप को बाईपास करते हुए रूस से व्यापार कर सकेगा। दोस्तों यही नहीं, पिछले दिनों इस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग से भारत के मुंबई तक सामान पहुंचाया गया। जी हाँ, बहरहाल इस प्रोजेक्ट के लिए ईरान को आप लोग ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर आटे के लिए लड़ते पाकिस्तानियों को भुट्टो की लगी क्या बद्दुआ। कहा था चाहे घास की रोटियां खानी पड़ जाए मगर एटम बम बनाकर रहेंगे। जी हाँ, पाकिस्तान के लोग पिछले काफी समय से आर्थिक संकट की मार झेल रहे हैं, आप सभी जानते होंगे। आलम दोस्तों यहाँ तक है कि कई पाकिस्तानियों को रोटी तक नसीब नहीं हो रही है। ऐसे कई वीडियोस, पिक्चर्स सामने आए हैं जिसमें लोग आटे के लिए एक दूसरे से झगड़ते नजर आ रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे दोस्तों, कैसे ट्रक के ऊपर से एक आटे की बोरी फेंकी जा रही है और उसको लेने वाले हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं। पाकिस्तानी जनता आज जिस तरह दाने दाने के लिए संघर्ष कर रही है, उससे सहज ही घास की रोटियां वाला बयान याद आता है। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारत से हार के बाद ये बयान दिया था। जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के चौथे राष्ट्रपति और 7वें प्रधानमंत्री थे। उन्हें देश के परमाणु कार्यक्रम का जनक भी माना जाता है। एक वक्त ऐसा था जब जुल्फिकार परमाणु हथियार हासिल करने के लिए बड़े उतावले थे। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तानियों को घास की रोटी खाने तक की सलाह दे डाली थी। उन्होंने कहा था कि चाहे हम घास की रोटियां खानी पड़े, लेकिन हम परमाणु बम बनाकर ही दम लेंगे। अब ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान के पास आज भले ही एटम बम हो, मगर हालात तो घास की रोटियां खाने जैसे ही बन गए हैं। जी हाँ, यानी कि ऐसा लग रहा है कि जुल्फिकार अली भुट्टो की बद्दुआ लग गई है पाकिस्तान को। चलते हैं दोस्तों एक और खबर की तरफ, जहां पर नक्सलियों पर हवाई हमला, क्या सीआरपीएफ कोबरा की जगह उतरेंगे एनएसजी कमांडो, किस फोर्स के हैं घायल जवान, बता दें। बीजापुर, सुकमा, तेलंगाना सीमावर्ती क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है। इसी के तहत 11 जनवरी को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जबरदस्त फायरिंग हुई। इसमें
6 जवानों के घायल होने की बात सामने आई। हालांकि सीआरपीएफ ने अपने बयान में कहा कि हेलीकॉप्टर से उतरते वक्त कोबरा व नक्सलियों के बीच फायरिंग हुई थी। इसमें कोई घायल नहीं हुआ और नक्सलियों को खदेड़ दिया गया। सूत्रों का कहना है कि इस इलाके में एनएसजी कमांडो उतारे गए थे। इस बाबत दूसरे सुरक्षा बलों को भरोसे में नहीं लिया गया। अब यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आखिर किस बल के 6 कमांडो घायल हुए हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का दक्षिण सब जोनल ब्यूरो ने 12 जनवरी को जारी अपने प्रेस वक्तव्य में कहा कि सुरक्षा बलों की हवाई सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन को PLGA बोले तो पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी ने विफल कर दिया है। जी हाँ, बात करते हैं और खबर की, जहां चीन कोरोना को लेकर बड़ी खबर। चीन को भारी पड़ रही होशियारी, कहीं का नहीं छोड़ेगा कोरोना। स्टडी से मचा हड़कंप। दरअसल चीन में कोरोना वायरस जमकर कहर बरपा रहा है। पिछले महीने से कोरोना के बड़ी संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। लोगों का अंतिम संस्कार तक को करने के लिए जगह नहीं मिल रही है। दोस्तों, एक नई स्टडी में पाया गया है कि जनवरी के अंत तक बीजिंग के लगभग सभी 2.2 करोड़ निवासी बोले तो 2 करोड़ 20 लाख निवासी कोविड से संक्रमित हो जाएंगे। जनरल नेचर मेडिसिन में प्रकाशित स्टडी के अनुसार बीजिंग में लगभग 92% लोग जनवरी के अंत तक संक्रमित हो जाएंगे, जबकि लगभग 76% लोग 22 दिसंबर तक पहले ही संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना की बड़ी संख्या में मामले आने की वजह से हड़कंप मच गया है। साथ ही साथ आपको बता दें, नड्डा के पास रहेगी कमान या बीजेपी को मिलेगा नया कप्तान। 48 घंटे बाद पीएम मोदी जी लेंगे इसका बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक 16 और 17 जनवरी को दिल्ली के NDMC कॉन्वेंशन सेंटर में होगी। पीएम नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी समेत पार्टी के लगभग 350 नेता इस बैठक में शरीक होंगे। 17 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण के साथ बैठक का समापन होगा। इस साल होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा के लिए बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में बुलाई गई। सोमवार दोपहर 4 बजे दिल्ली में NDMC कन्वेंशन सेंटर में बैठक शुरू होगी। बैठक की शुरुआत पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा के भाषण से होगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। कार्यकारिणी की बैठक में JP नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने पर सहमति दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। मुमकिन है कि JP नड्डा को लोकसभा चुनाव तक विस्तार दिया जाए। हालांकि इस पर अंतिम फैसला पीएम मोदी जी ही लेंगे। ऐसे में दोस्तों, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या लगता है आपको? क्या नड्डा जी का ही कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा या फिर किसी दूसरे को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाएगा दोस्तों? और क्या बेहतर होगा बीजेपी के लिए? अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की तरफ चलते हैं, जहां पर दिल्ली में डिप्टी CM सिसोदिया का बड़ा दावा। कहा, CBI ने मेरे दफ्तर पर मारा छापा, लेकिन एजेंसी ने किया इनकार। दरअसल दिल्ली में डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके शनिवार को दावा किया है कि CBI ने उनके दफ्तर पर छापा मारा, उनके लॉकर को तलाशा, मेरे गांव तक में छानबीन करा ली। मेरे खिलाफ ना कुछ मिला और ना कुछ मिलेगा, क्योंकि मैंने कुछ गलत ही नहीं किया। ईमानदारी से दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया है। तो वहीं CBI ने कहा कि एजेंसी ने सिसोदिया के दफ्तर पर कोई छापा नहीं मारा, अधिकारी वहां कुछ पेपर्स लेने पहुंचे थे, ये छापा नहीं था। जी हाँ, बात करें दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां पर उत्तर भारत में कोल्ड अटैक। दिल्ली NCR में फिर कंपाने वाली सर्दी, मौसम पर आया बड़ा अलर्ट। जी हाँ, पूरे उत्तर भारत में इन दिनों मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सर्दी के सितम के बाद पिछले दिनों ठंड से कुछ राहत मिली, लेकिन अब ये ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में आज से ही ठंड का कहर बढ़ने वाला है, तो कुछ इलाकों में आने वाले दिनों में ये सिस्टम देखने को मिलेगा। ऐसे में अब आपको बता दें कि मौसम विभाग का क्या कहना है इस पर। उत्तर और मध्य भारत में अधिकतम तापमान भी गिरने लगा है। दिल्ली में दिन के दिन तापमान में बीते दिन के मुकाबले 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों में तेजी से गिरावट आएगी। पहाड़ों से बर्फीली हवाएं मैदानी इलाकों में पहुंचेंगी। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि 17 और 18 जनवरी को दिल्ली के आयनगर और रिज में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री के आसपास हो सकती है। और इसी बीच दोस्तों, आपके यहाँ पर क्या मौसम है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।